जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी मेडिकल ट्रॉमा सर्वाइवर्स जो होते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए, तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, सबसे ज़्यादा नंबर मुझे ही मिलेंगे। क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से थी जहाँ पे मैंने बहुत ही करीब से देखा था। क्योंकि मेडिकल ट्रॉमा सर्वाइवर्स वो होते हैं या तो जिनको डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, डायलिसिस हो रहे होते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ के सर्वाइवर्स होते हैं। तो क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा हुआ था अपनी माँ को, अपनी नानी को, तो मुझे लग रहा था कि मेरे लिए तो बहुत आसान होगा। लेकिन जूँ जूँ मेरी इंटर्नशिप आगे बढ़ती चली गई, मुझे इस बात का अंदाज़ा होता रहा कि हर गुज़रते दिन के साथ मुझे इस बात की समझ आने लगी कि मेरी वालदा किस ट्रॉमा से गुज़र रही थी। और वो हर दफ़ा की जो एक काउंसलिंग का नया सेशन होता था, वो पेशेंट्स के साथ साथ जो ना वो मुझे भी अंदर से तोड़ के रख देता था। मेरा नाम है अर्जमंद रज़ा, मैं हूँ साइकोथेरेपिस्ट, देसी थेरेपिस्ट, और आज मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जो बंदा किसी भी मेडिकल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, स्पेशली आज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मंथ अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मंथ माना जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं वो उनके ऊपर क्या गुजरती है, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, कैंसर की सर्जरी के बाद उनकी बॉडी वैसी नहीं रहती, जो उनकी आइडेंटिटी थी एज अ विमेन, एज अ औरत, जो वो समझती थी अपने आप को, वैसा नहीं रहता। तो चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं, उनके स्किन में आते हैं, उनके बिहेवियर्स में आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं वो ऑलरेडी इस फेज़ में होते हैं कि वो अबव 50s होते हैं, अबव 40s होते हैं। तो जब वो अबव 40s होते हैं और फिर हार्मोनल चेंजेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं, और कैंसर की जब थेरेपी शुरू होती है तो उनको ऑलरेडी एक और नया ट्रीटमेंट उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो हार्मोन थेरेपीज होती हैं। तो एक तरफ से वो हार्मोन निकल रहा है और जा रहा है उनकी एज की वजह से, मेनोपॉज की वजह से, या बहुत सारे रीजंस की वजह से, उनकी सर्जरीज़ की वजह से, उनकी मेडिसिन की वजह से, उनकी कीमो की वजह से, और दूसरी तरफ उनको हार्मोन्स के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, और ताकि वो हार्मोन्स उनके जनों में बैलेंस रहें। और उस स्ट्रगल में जो इमोशनल चेंजेस उनके अंदर हो रहे होते हैं, जो ट्रॉमास जो उनके अंदर हो रहे होते हैं, जो उनके अंदर फीलिंग्स आ रही होती हैं, वो बहुत डिफरेंट होती हैं। हमें ये लगता है कि जिसकी सर्जरी हो गई, या जिसकी कीमो हो गई, या जिसकी मेडिसिन हो गई, देन दैट पर्सन लुक्स फाइन फॉर अस। लेकिन असल में जब हम उनके साथ बैठ के बात करते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि वो तो दिखने में बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। क्यों अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं? क्योंकि उनके अंदर अब वैसा कुछ भी नहीं बचा। सबसे पहले उन्होंने अपनी बॉडी को फाइट और फ्लाइट की मोड में डाला, उन्होंने सर्वाइवल मोड में डाला, और फिर सर्वाइवल मोड में डालने के बाद जब उससे निकाल लिया उन्होंने, अब इनके अंदर थोड़ी सी होप पैदा हुई कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिस टाइम पे इनके अंदर होप पैदा हुई उन ख़वातीन के अंदर, तभी कीमो ने अपना काम करना शुरू किया। और जैसे ही कीमो ने अपना काम करना शुरू किया, उनके बाल, उनकी आईब्रोज, उनका सब कुछ ख़त्म होना शुरू हुआ। जब मैं डिपार्टमेंट में काम कर रही थी तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थीं जो वहाँ पे मौजूद थी कीमो के फ़ौरन बाद, जो है ना वो अपनी लिपस्टिक लगाती थी सबसे पहले, जो है ना, और वो जो है ना वो मेकअप करना शुरू करती थी। और जब मैं उनसे पूछती थी तो वो कहती थी कि हमें ये बेहतर तो लग रहा है कि हम अपने आप के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, दूसरे कपड़े हमने ख़रीद लिए जो हमारी बॉडी को अब जो है ना वो ज़्यादा ना पता चले लोगों को कि किस सर्जरी से हम गुजर चुके हैं, क्या हो चुका है। हमने विग्स ख़रीद ली हैं, हमने मेकअप का सारा सामान ख़रीद लिया है, लेकिन वी फील एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। एम्प्टीनेस की कंप्लेन करना क्यों? क्योंकि हमें जो हमारे साथ रह रहे होते हैं, जो भी रह रहे होते हैं साथ में, वो आपको फिजिकली सपोर्ट तो दे सकते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आज तुम्हारी कीमत है तो चलो आज तुम रेस्ट करो, या आज ये है या ये है, सर्जरी हुई है तो तुम ऐसे रेस्ट करो। वो फिजिकली सपोर्ट तो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इमोशनल सपोर्ट उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद एक और बिहेवियर जो सामने आता है वो ये आता है कि हर बंदा जो इस तरीके से गुजर रहा होता है वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये जो हमें कैंसर हुआ या जो भी कुछ हुआ हमारे साथ, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रगल्स, जो हमने स्ट्रगल्स की अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिटल रिलेशनशिप में, या अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि हम मुस्तकिल ही अपने आप से और अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेम्बर से लड़ रहे थे, तो अब आके हम इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि हम जो है वो हर एक से लड़ रहे हैं।
تو بتانے کا مقصد یہ کہ جب ہم سیکھ رہے تھے کہ بائیریٹس ٹیسٹ کس طریقے سے ہمیں ریڈ کرنا ہے، میموگرام کس طریقے سے ریڈ کرنا ہے، ساری چیزیں ان کو کیسے سپورٹ کرنی ہے، کس طریقے سے ان کو لے کر آنا ہے زندگی کی طرف واپس، تو ہمیں ایک چیز اور نظر آئی، اور وہ ایک چیز کیا تھی؟ وہ تھی انزائٹی ان کے اندر، ایک ایسی انزائٹی جس میں ایک ایسی پریشانی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے ہسبینڈ کا کیا ہوگا، میرے بعد میری فیملیز کا کیا ہوگا، یا میرا اپنا کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو ہر ایک نے پوچھا۔ تو بہت ساری انزائٹی کی تھیراپیز جو ہے نا وہ ہم کراتے تھے، کاؤنسلنگ کرتے تھے، CBT ہوتی تھی، EMDR ہوتا تھا، EFT ہوتا تھا، ایموشنل فریڈم تھیراپیز ہوتی تھیں، شاور میڈیٹیشن ٹیکنیکس سکھاتے تھے، ہم بہت ساری تھیراپی سکھا رہے تھے، لیکن وہاں پہ ایک چیز جو اور بہت زیادہ کام کی تھی، جو آج شاید آپ یہ لے کے چلیں، اور ہو سکتا ہے جب آپ یہ شیئر کریں کسی ایسے کو کہ ہو سکتا ہے اس کی بھی مدد ہو سکے۔ تو انہوں نے جو ہمارے جو ٹیچر تھے مرحوم، اب تو وہ زندہ نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بول میں وہ آئس واٹر جو ہوتا تھا نا، وہ بہت زیادہ برف والا پانی جو نا وہ منگواتے تھے، اور کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو، جو بھی سروائیورز ہوتی تھیں خواتین کو کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو اس برف والے پانی میں ڈالو، اور جیسے ہی وہ برف والے پانی میں ڈالتے تھے تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ تم اپنے آپ سے جو ہے نا بتانا شروع کہ 3 ایسی بلیسنگس کون سی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا تم آج بھی شکر گزار ہو اپنے رب کے لیے کہ جو نا اس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو وہ اپنی 3 بلیسنگس بتاتی تھیں خواتین، اور آٹومیٹکلی اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتی تھی کہ ہم بہت اچھا فیل کریں، ہمارے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں دوبارہ سے زندگی مل گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایمٹینس تھی نا، جو لونلینس تھی ہمارے اندر، وہ ختم ہو گئی۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اس کا ریزن کیا، ہمیں سمجھتے تھے کہ جی یہ صرف ایک جو ہے نا وہ سائیکو تھراپی کی ایک ٹرک ہے، اور سائیکو تھراپی کا ایک فیز ہے جو ہو سکتا ہے کام کا ہو، اور ہمیں خود اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں تھا اس چیز پہ۔ لیکن اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ جو ہے نا وہ شائع ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ٹھنڈے پانی میں یا برف کے پانی میں ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا جو نروس سسٹم ہے اس میں نیورونس ایسے وہ فائر کرتا ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، آپ کے ہارمونس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، آپ کے ایموشنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ کی انزائٹی کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ کسی نہ کسی کے کام آئے گی، اور ڈو شیئر دس ویڈیو اینڈ لائک اینڈ کامنٹ۔